हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कक्षा 9 के जो द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जो कि नवंबर के मंथ में ली गई है, इनके जो मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग करने वाले हैं। तो कुल 30 क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑलराइट, तो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या जो है यह होता है p/q के फॉर्म का होता है। यहाँ पे p और q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं और q यह शून्य के बराबर नहीं होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सभी ऑप्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इनमें हमको पता चलेगा कि √3 माइनस √2 यह जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है √4/√25। तो √4 जो है यह बाहर निकल के हो जाएगा 2 एंड 25 जो है यह बाहर निकल के हो जाएगा 5। तो यह 2/5 जो कि क्या है, एक प्रकार से परिमेय संख्या है। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। तो जो अपरिमेय संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो जो अपरिमेय संख्या होता है यह √m के फॉर्म में होता है और m जो होता है यह परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, यानी कि m एक ऐसा संख्या होता है जिनका कि वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो वह पूरा पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आ पाता है। अगर हम यहाँ पे 64/81 को देखें तो 64 जो है इनसे बाहर निकल के हो जाएगा 4 और 81 का हो जाएगा 9। तो यह एक प्रकार से क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यह होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखें तो √25 प्लस √36, इसमें जो है यह हो जाएगा 5 प्लस 36 का हो जाएगा 6, यानी कि 11। यह जो है अगेन परिमेय संख्या हो जाएगा। √9 माइनस √4 यह भी अगेन जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे √27 इंटू √9, तो 27 जो है इनको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, यानी कि यह हो जाएगा 3√3 और इंटू यह हो जाएगा 3, यह कुल मिला के हो जाएगा 9√3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो √3 है यह अभी भी एक प्रकार से जो है √m के रूप में आ रही है, जहाँ पे जो है 3 वर्गमूल जो है यह पूर्ण संख्या में निकालना संभव नहीं। इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 इनका मान क्या हो जाएगा। तो और हम यहाँ पे देखें इनको तो यह आ रहा है किस फॉर्म पे, तो a+b इंटू a-b के फॉर्म पे आ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया, जो अगर हम देखें यहाँ पे तो a+b इंटू a-b और इनका जो वैल्यू हो जाता है यह हो जाता है a²। इसका जो वैल्यू है यह हो जाता है a² माइनस b²। तो इसी प्रकार से जब हम इनको अगर हम सॉल्व करें तो √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 इनका जो वैल्यू है यह हो जाएगा 5 का, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि 5 का जो स्क्वायर है √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि 5 से जो 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इनका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम इनका होल स्क्वायर करें तो यह हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a² यानी कि √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √2 इंटू और b की जगह पे है √3 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर। अगर हम अगेन इनको सॉल्व करें तो यह हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस यह हो जाएगा 3 गुना 2 6 अंडर √6 यानी कि 2√6 और प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 3 और 2 जुड़ के हो जाएगा 5 प्लस 2√6। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण में क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे में जो अपरिमेय संख्या दी हुई होती है इनका केवल हम क्या करते हैं साइन को चेंज करके, यानी कि प्लस है तो उसमें हम लोग माइनस लगा करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर √3 - 1 अपॉन अंडर √3 - 1। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यह हो जाएगा a प्लस, नीचे में हो जाएगा a+b इंटू a-b के फॉर्म का और ऊपर में हो जाएगा a-b के होल स्क्वायर के फॉर्म का, यानी कि यह हो जाएगा अंडर √3 - 1 इनका होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा √3a+b इंटू a-b यानी कि a² √3 का स्क्वायर और माइनस b² का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब अगेन हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा √3 - 1 का जो होल स्क्वायर करेंगे यह हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है 1 इतना ही आ जाएगा
और प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन हो जाएगा 2। अगेन ऊपर से 2 कॉमन लेके हम लोग कट कर लेंगे तो ये बच जाएगा केवल 2 माइनस √3। तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का आ जा रहा है कि 16√6 भागा 4√3, तो यह जो है यह प्लस नहीं है बल्कि यह क्या है, भागा है। ऑलराइट, यह जो है यह डिवीजन का सिंबल है। तो 16√6 भागा 4√3, जब इनको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह उसको हम लोग ऊपर नीचे लिखते हैं 16 इसको हम लोग 6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू √3, तो √3 एंड √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 बार में 16 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 4√2। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 का जा रहा है कि यदि समीकरण πx + y = 29 है तो और x = 7 है और पाई का जो वैल्यू है यह 22/7 है, तो y का मान जो है यह क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये समीकरण है, इस समीकरण में x का और पाई का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं और जो y का वैल्यू है ये हम लोग निकाल लेते हैं। राइट, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू है इनका x और पाई का हम लोग मान रखते हैं। तो पाई x का मतलब हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू एक्स का वैल्यू जो है यह दिया हुआ है 7 प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 29, 7 और 7 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से y का मान जो है यह हो जाएगा 29 माइनस 22, यानी कि यह हो जाएगा 7। तो जिसका आंसर है अगेन यह जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का एक हल इसमें से कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले x को सिंगल फॉर्म में लिख लेते हैं बाईं तरफ और फिर y का वैल्यू रख करके जो x का वैल्यू है हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि किसमें ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2y। अब क्या करते हैं हम लोग y का वैल्यू ऑप्शन से रखते हैं और देखते हैं कि x के वैल्यू के बराबर किस है ना, कौन से ऑप्शन में यह आ रहा है। तो अगर हम पहला ऑप्शन लें तो यहाँ पे जब y का वैल्यू रखेंगे हम लोग 0 तो यह x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2, जो कि यह ऑप्शन जो है हो जाएगा हमारा रॉन्ग, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को जब देखें यहाँ पे तो जो y का वैल्यू रखते हैं हम लोग 2, तो x का वैल्यू जो है यह हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि हो जाएगा 8। तो अगेन यह भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हमको यहाँ पे इस फॉर्म में आना चाहिए 0। अगेन अगर हम c को देखें यहाँ पे तो जब y का वैल्यू हम जब रखते हैं 0 तो x का वैल्यू जो है यह हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 4, जो कि x का वैल्यू 4 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब हो गया जो हमारा जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि समीकरण 3x माइनस के इज इक्वल टू 2y में यदि x और y की मान क्रमशः 3 और 2 है तो k का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x और y के जो मान है इनको हम लोग इस समीकरण में रखते हैं और k के मान को यहाँ से निकालते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3 और y का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस जो k है ये ऐसे ही रह जाएगा इक्वल टू 2 इंटू वाई का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 2। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 9 माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4। तो जब k का मान निकालेंगे तो k को दाईं तरफ कर लेते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदु -10 स्थित है, यानी कि यह जो है कहाँ पर स्थित है। तो हम सभी को पता है कि जो x निर्देशांक है वहां पे जो y अक्ष है ये हो जाता है 0। तो इनका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदु -2 -3 यह स्थित है, तो यह किस पाद में स्थित है। तो जब हम लोग एक प्लेन को देखें तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि जो x अक्ष और जो y अक्ष होते हैं इनमें जो दाहिनी तरफ जो होती है यह पॉजिटिव संख्याएं होती है और जो y अक्ष होता है इनमें ऊपर की तरफ जो होता है यह पॉजिटिव संख्याएं होती है। तो हम अगर जब इनको एक क्रम के रूप में लिखे, क्रमिक युग्म के रूप में लिखे, तो जो फर्स्ट पाद है इसमें प्लस प्लस हो जाएगा, सेकंड पाद जो है इसमें हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले एक्स अक्ष के वैल्यू को लिखते हैं फिर वाई अक्ष के वैल्यू को लिखते हैं। इसमें माइनस माइनस हो जाएगा और इसमें अगेन प्लस और माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि
-2 -3 यह स्थित है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो दोनों के दोनों संख्याएं हैं यह निगेटिव में आ रही है, और निगेटिव जो है यह कहाँ पे आ रहा है, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तृतीय पाद में आ रहा है। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो अगर हम देखें तो यह एक प्रकार से थ्योरम है, हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज का जो चैप्टर है इनमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में जो है समांतर चतुर्भुज कोई स्थित होते हैं तो वो क्या होते हैं, जो क्षेत्रफल में जो है यह बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एई जो है परपेंडिकुलर है डीसी के और सीएफ जो है परपेंडिकुलर है एडी के। तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक सबसे पहले फिगर बनाते हैं और उस फिगर के द्वारा इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग फिगर के माध्यम से इनको समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज जो है यह एबीसीडी है, तो हम इसका नाम ले लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए जो है यह परपेंडिकुलर है डीसी पे, तो है ए से एक लाइन खींचते हैं डीसी पे जो क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का यहाँ पे एंगल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि जो CF है यह परपेंडिकुलर है AD पे, तो जो CF है यह परपेंडिकुलर है AD पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो AB है इनका वैल्यू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो AB है यह 16 सेंटीमीटर का है, जो कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो यह पूरा का पूरा भी यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो AE है ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, तो जो AE है A से लेके E तक ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। और अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो CF है यह 10 सेंटीमीटर का है, तो जो CF है राइट C से लेकर के F तक ये जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। तो हमको कहा जा रहा है कि AD का वैल्यू क्या होगा। राइट, तो जो AD का वैल्यू है यानी कि यह जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यह निकालते हैं। तो जो कि हमको पता है कि जो आधार, अगर हम इनको आधार लेंगे तो जो लंब है हमको या फिर जो इनका लंबाई है ऊंचाई है यह हमको ऑलरेडी पता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है यह हो जाता है आधार इंटू शीर्षलंब, यानी कि कोई भी अगर चतुर्भुज है इनका जो क्षेत्रफल है यह हो जाता है आधार इंटू शीर्षलंब। तो इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है यह दो तरीके से निकल सकता है। पहला, जब हम लोग डीसी को आधार ले लेंगे, इस भुजा को जब आधार लेंगे तो यह जो भुजा है यह लंब के रूप में काम करेगा। तो आधार इंटू लंब करके जो है यह पहला जो है क्षेत्रफल यह हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा इसमें 16 गुना जो 8 है यह हो जाएगा इसका पहला जो क्षेत्रफल है, यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दूसरी प्रकार से जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा, जब आधार ले लेंगे हम लोग AD को, यानी कि इस वाले लाइन को, इस वाले भुजा को, तो जो CF है यह इसका लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा AD इंटू CF हो जाएगा। तो CF का वैल्यू हमको पता है 10 दिया हुआ है, और जो हमको पता नहीं है AD, तो इनका वैल्यू हमको निकालना है। तो AD का जब वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा 16 गुना 10 हो जाएगा 128, यानी कि AD का जो वैल्यू है यह हो जाएगा 128/10 यानी कि 12.8। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा 12.8 जो है सेंटीमीटर, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो समचतुर्भुज होता है इनका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुना जो पहला विकर्ण है और गुना दूसरा विकर्ण है। तो इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे और इनका जो क्षेत्रफल है वो हम लोग निकालेंगे। तो पहला विकर्ण इसमें दिया हुआ है 16 और दूसरा दिया हुआ है 24, तो यह हो जाएगा 1/2 गुना 16 गुना 24, तो 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा। तो और 24 गुना 8 जो है यह हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हम एक वृत्त खींच लेते हैं और इन पे क्या करते हैं, अब बहुत सारी जो जीवाएं हैं, ऑलराइट, जो कई सारे जीवाएं हैं यह हम क्या करते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक जीवा, जैसे कि एक जीवा जो है यहाँ हो गया, दूसरा जीवा जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इनको बढ़ाते चलेंगे, खींचते चलेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो सबसे बीच में था, ऑलराइट, जो सबसे बीच में जो जीवा हम लोग खींचे हैं, जो ड्रॉ किए हैं, यह सबसे ऑलराइट लंबा है। जो बीच का जो जीवा है यह क्या है, सबसे बड़ा आ रहा है। और यही जो सबसे बड़ा जीवा है इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, जो व्यास कहते हैं। ऑलराइट, अगर यह सेंटर हो जाएगा तो यही जो जीवा है ये वाली, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की चाप और उनके संगत जीवा से घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। तो जो यह जो क्षेत्र है यह कहलाता है वृत्तखंड कहलाता है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक फिगर के माध्यम से
समझते हैं। में क्या कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवा से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जो वृत्त की चाप मान लेते हैं, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वृत्त का चाप है, इनसे और जो वृत्त की जीवा है इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्र यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं। मान लो सेंटर यहाँ पे बीच में यहाँ पे ये है, तो ये जो क्षेत्र है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसे वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो त्रिज्यखंड है इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, जो किसी भी वृत्त में एक चाप और वृत्त की त्रिज्याओं के बीच जो बनने वाले खंड होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो जो यह त्रिज्या, पहला त्रिज्या और जो यह है दूसरा त्रिज्या और यह हो जाएगा इनका चाप, तो इनके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी कि यह वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। और इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें हम लोग कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं। ऑलराइट, तो हमको समझ में आ गया होगा। जो इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समीकरण 5x - 7y = 4 का हल क्या होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x को अकेला छोड़ते हैं और बाकी सभी को दाईं तरफ कर लेते हैं और इस ऑप्शन से y का वैल्यू रखते हैं और देखते हैं कि x का वैल्यू उस y के वैल्यू पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिसमें भी इस तरह का आंसर हमको मिलेगा, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो यहाँ पे है क्वेश्चन 5x - 7y = 4, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5x = हो जाएगा 4 + 7y। अगेन जब हम लोग क्या करेंगे, अगेन जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x = हो जाएगा 4 + 7y/5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो y है, इस y का वैल्यू रखते हैं क्वेश्चन से और देखते हैं कि x के वैल्यू के बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम लोग y का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 3 हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 + 4 हो जाएगा 25/5। तो जो पहला आंसर है इसमें हो जाएगा 5। तो जब हम लोग y का वैल्यू रखे हैं 3, तो जो x का वैल्यू है ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 5 के बराबर। इसका मतलब यह हो गया, यह जो ऑप्शन है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट, तो नेक्स्ट ऑप्शन को हमको चेक नहीं करना है बिकॉज हमको पहला ही ऑप्शन में जो है इसका आंसर मिल गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा है, किसी वृत्त की जो है चाप और जो इनकी संगत त्रिज्याएं होती हैं, इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि x² + 7x + 12 इनका जो है गुणनखंड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो 12 है इनको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, किसमें तो 4 और 3 में। तो 4 × 3 हो जाएगा 12 और 4 + 3 हो जाएगा 7। यानी कि हम इनको लिख सकते हैं x² + 4x + 3x + 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x + 4। अगेन इन दोनों में जो है 3 कॉमन आ जाएगा, प्लस में 3 लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x + 4। अगेन अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे x + 4 इसमें भी और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो हम इनको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो x + 4 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, x + 3 हमको यहाँ पे कॉमन बच जाएगा। तो इस तरह का जो आंसर है यह हमको दिख रहा है कौन से, तो इस तरह का जो आंसर है यह हमको दिख रहा है कहाँ पे, तो x + 4 × x + 3 यह दिख रहा है हमको क्वेश्चन नंबर, यह दिख रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह का जो आंसर है यह हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हो तो उसके केंद्र से जीवा की लांबिक दूरी क्या होगी। तो यह जो है एक वृत्त है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीवा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम एक जीवा को ड्रॉ कर रहे हैं। जो जीवा है एक सीधी रेखा जो है यह एक इनकी जीवा हो जाएगी। तो इस जीवा की लंबाई जो है यह दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो जो इसका जो लंबाई है यह दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो त्रिज्या है इनकी लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर की, यानी कि यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो जीवा से इनकी जो लांबिक दूरी है यह क्या होगी, यानी कि हमको निकालना है कि इनका जो दूरी है, डिस्टेंस है, यह कितना हो जाएगा। तो यह जो है हमको दिख रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे एक 90 का एंगल बन रहा है। जो 16 सेंटीमीटर है टोटल जीवा, यह यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यह जो पार्ट है यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का, अगेन यह पार्ट भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। अब जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा √10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64, यानी कि हो जाएगा यह √36 बराबर हो जाएगा 6। तो जो इसका आंसर है यह क्या हो जाएगा, जो 6 सेंटीमीटर जो इसका आंसर, तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि घनाभ में कोरों की संख्या क्या है। तो जो कोर है इन्हें हम लोग एज भी कहते हैं और एज होते हैं कुल मिला के घनाभ में 12 होते हैं। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पे कहा जा रहा है
यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। तो जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दी हुई हो तो इनका जो आयतन है यह हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 4, तो 2 6 जो के 24, यानी कि इसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे कहा जाता है। तो अगर कोई भी एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो जिसका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। घन में जो है उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, वह समान होती है, सेम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे घन का आयतन जो है यह हो जाता है LQ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जो है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तो सेम ही होता है। तो अगर हम इसका भुजा को अगर L ले या फिर S ले या फिर A ले तो यह हो जाएगा AQ, यानी कि उन्हीं को हम लोग 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि हो जाएगा यह 216 सेंटीमीटर जो Q है यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। यहाँ पे कहा जा रहा है घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो जो घनाभ जो है या फिर घन है इन दोनों में जो है कुल मिला के 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो घनाभ है इनके जो पृष्ठ होते हैं यह आयताकार होते हैं और जो घन है इनके पृष्ठ जो होते हैं यह वर्गाकार होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घनाभ में कितने आयताकार पृष्ठ होते हैं। तो जो है इनके टोटल पृष्ठ की संख्या वही इनके आयताकार पृष्ठ की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 6 जो है आयताकार पृष्ठ इसमें होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हो तो इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है यह हो जाता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, यानी कि जो परिमाप है उनको हम लोग ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यही क्या हो जाता है, कमरे का जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पे हमको पता है कि इनका लंबाई दिया हुआ है 5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इनको रखेंगे और जो इसका रिजल्ट है यह निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी की जगह पे हो जाएगा एल, यहाँ पे आ रहा है 5, बी आ रहा है 4 यानी कि 5 प्लस 4 यानी कि 9 इंटू एच आ रहा है 3 यानी कि हो जाएगा 9 दूनी 18 या 54। तो इनका जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी कोर यानी कि किनारे की लंबाई जो है यह क्या होगी, एज की लंबाई क्या होगी। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है यह हो जाता है 6a स्क्वायर, जहाँ पे a जो है उनकी एज है, भुजा है या किनारा है या कोर है, इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 96। तो जब 100 से काटेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 6 3 9 4 16। तो a स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है तो a का वैल्यू जो है यह हो जाएगा 4 यानी कि 4 गुना 4 इक्वल टू 16। तो जो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को आमने सामने जोड़ने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो एक घनाभ जो है, सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं एक घनाभ को। ये घनाभ जो है हम लोग मान लेते हैं कि यह दो घनों से मिलकर के क्या हुआ है, बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो ये जो घन है, ऑलराइट, ये जो घन है इनके जो किनारे दिए हुए हैं ये 7 सेंटीमीटर के दिए हुए हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इनका किनारा है यह भी 7 है और इनका किनारा है यह भी 7 है। तो अब हम यहाँ पे देखें और यह भी 7 हो जाएगा और यह भी 7 हो जाएगा, यानी कि इनका जो लंबाई है कुल मिला के हो जाएगा कितना, 7 और 7 14 हो जाएगा लंबाई इनका, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है यह हो जाएगा 14। इनका जो चौड़ाई है यह हो जाएगा 7 और जो इनका ऊंचाई है यह भी हो जाएगा 7। तो चूंकि हमको पता है कि जो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है यह हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस SL, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो अब इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख करके इनको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लंबाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 14 गुना चौड़ाई जो है इनकी हो जाएगी 7 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई अगेन 7 और 7 ही है, यानी कि 7 गुना 7 हो जाएगा 49 प्लस ऊंचाई और लंबाई यानी कि 7 गुना 14। अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू यहाँ से हो जाएगा 14 7 98 प्लस 49 और प्लस में हो जाएगा अगेन 7 गुना 14 98 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू, जब इन सभी को जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 98 प्लस 49 प्लस 98। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 98 प्लस 49 प्लस 98 यानी कि 245। अब जब 2 को 245 से हम लोग गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 490 हो जाएगा। तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यह हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि 490 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इनको लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि √2, √3, 1/√2 और 1/√3 इनमें सबसे छोटी संख्या जो है यह क्या है। तो जो √2 है इनका वैल्यू अगर हम लोग डेसिमल में देखें तो यह हो जाएगा 1.4
14 डैश डैश इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर हम इसी तरह से √3 का डेसिमल में वैल्यू देखें तो यह हो जाएगा 1.732, यह बढ़ते जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो इनका जो वैल्यू है यह 1 से क्या है, ज़्यादा आ रहा है। अगेन √3 का वैल्यू जो है यह भी 1 से ज़्यादा आ रहा है। और जब हम लोग एक को डिवाइड करेंगे 1 से ज़्यादा वाले वैल्यू को, अगर हम लोग एक को 1 से डिवाइड करते हैं तो इनका वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन एक को अगर 1 से ज़्यादा वाले वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो इनका वैल्यू जो है यह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, उनसे कम हो जाता है। यानी कि नीचे में जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही इनका वैल्यू जो है ये क्या होगा, कम आएगा। अब यहाँ पे देखें तो 1.732 जो है यह इनसे क्या है, यह ज्यादा है। ऑलराइट, जो 1.732 की जो वैल्यू है यह इनसे क्या है, ज्यादा है। और ये ज्यादा वाला संख्या जब एक के नीचे में रहेगा तो इसका मतलब हो गया इनका वैल्यू क्या होगा, उनसे है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इनका वैल्यू जो है यह क्या हो जाएगा, उनसे उतना ही कम होगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या है यह हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यह हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, इन सभी का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि स्क्वायर कर लेते हैं। तो जो 2 का √2 का स्क्वायर है यह हो जाएगा 2, जो √3 है इनका स्क्वायर है यह 3 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर जो है यह 1/2 हो जाएगा। और 1/√3 का जो स्क्वायर है यह हो जाएगा 1/3। अब हम यहाँ पे देखें तो जो सबसे छोटी संख्या है यह हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो जिसका आंसर है यह हो जाएगा, इसी का जो वैल्यू है 1/√3, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे क्लास 9th के जो द्वितीय शाब्दिक एग्जाम है इनमें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग।